रत्नाकर सिंह जी, एक तो प्रश्न ये भी, जो बात आशीष चतुर्वेदी ने उठाया वो मैं बाद में राज साहब से भी पूछूंगा। आप दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हो और दो गठबंधन है वहाँ, डीएमके लेड गठबंधन और एआईडीएमके लेड गठबंधन, एक में कांग्रेस है एक में भाजपा है। इस नाते आपसे जुड़ता है तमिलनाडु, आपको वहाँ कोई एक ब्राह्मण नहीं मिला लड़ाने के लिए? ये प्रश्न बड़ा है, इस पर उत्तर होना चाहिए, ऐसे मतलब कि नहीं नहीं देखेंगे टाइप का नहीं। एक और दूसरा, भाजपा का अपना आकलन क्या कहता है? 5 राज्य कहाँ जीत रहे हैं, कहाँ फंसे हुए हैं? रत्नाकर जी, बस ये ना कहिएगा 5 जीत रहे हैं, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी। देखिए, चुनाव जो है वो अमिताभ जी लड़ा जाता है जीतने के लिए, और जिस तरह से हमारे साथी प्रवक्ता जो कह रहे थे कि हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अपने आंकड़े हैं, उनका एक अपना दृष्टिकोण है, उस हिसाब से वो आंकड़े पेश कर रहे थे। बहरहाल वो अगर उपचुनाव का नतीजा जो देखेंगे तो उसमें उनका क्या विधानसभा में चुनाव में नतीजा होगा वो सबके सामने आ जाएगा। वो एक तरह से सेमीफाइनल था, मैं कहूँगा। तो मैं यही कह रहा था कि 5 राज्य में चुनाव जो है हम लड़ रहे हैं जीतने के लिए। जहां तक रही बात जीत और हार की, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, आसाम में जो है हम 100 सेंचुरी मारने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहां लड़ाई जीत और हार की नहीं है, वहां लड़ाई अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड को बनाने की है। और हमारा रिकॉर्ड तभी बनेगा जब हम 100 सेंचुरी जो है वहां पे क्रॉस करेंगे, तो हमारा असम में रिकॉर्ड बनेगा और हम रिकॉर्ड के लिए वहां पे लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी बात, मैं आ जाता हूं केरला के ऊपर। नहीं, मेरे ख्याल से एक बार भैया, केरल और तमिलनाडु दो को तो फिलहाल ये कह के छोड़ देना चाहिए भाजपा को कि यहाँ हम प्रदर्शन बेहतर करेंगे। क्या यहाँ भी अगर वही फार्मूला लगा दो जीतने के लिए लड़ रहे तो फिर मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, 2 को छोड़ दो, अगर 3 में ठीक है। देखिए, जहां तक केरल की बात है अमिताभ जी, केरल लोग कहते थे कि यह भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर भारत की पार्टी है, लेकिन जिस तरह से सतत प्रयास और प्रयत्न किया गया, साउथ में तो हम लोग कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, उसके बाद हमारे प्रयासों से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक विजन से हमने उड़ीसा में भी वो कर दिखाया जो कभी लोग कल्पना ही नहीं कर पाए। उड़ीसा में हमने जीत दर्ज किया। उसी तरह से 2025 का चुनाव का मैं उदाहरण ले लेता हूं, जो निकाय चुनाव हुआ था, उस चुनाव को भी आप देख लीजिए, और उस चुनाव में देखिए कि जहां पे केरल में हमको गिनती नहीं कोई कर रहा था, एलडीएफ यूडीएफ की लड़ाई ही सिर्फ चल रही थी, वहां पे आज हमने एक बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। और वहां पे तिरुवनंतपुरम में 101 वार्ड में हमने 50 वार्ड जीत करके और अपने मेयर बनाए। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो परफॉर्मेंस है वो दिन प्रतिदिन जो है वहां पे बढ़िया होता जा रहा है। और रही बात पांडुचेरी की, तो निश्चित रूप से छोड़ो वहां तो मतलब अब बात मेरे ख्याल से मुख्य रूप से रहती है बंगाल की, पश्चिम बंगाल की। देश की रुचि बंगाल में ज्यादा है। देखिए, पश्चिम बंगाल में बहुत गंभीरता के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, अभी मैं चुनाव का नतीजा ही देख रहा था कि कितना प्रतिशत वोट इन राज्यों में, 3 राज्यों में हुआ है जो आज वोटिंग हो रहा था। अमिताभ जी, एक आश्चर्यजनक चीजें जो देखने को जो मुझे मिली वो ये था कि 3 बजे तक जो आंकड़े आए थे इन तीनों राज्यों में वो लगभग 70% के थे, या 70% से अभी असम में देख लेंगे तो 75% था। तो कहीं ना कहीं जो एसआईआर का शुद्धिकरण का क्रिया किया गया, उस क्रिया के परिणाम स्वरूप देखिए वहां पे जितने फर्जी वोटर या जो भी दिवंगत हो चुके हैं वोटर या जो दूसरे जगह पे माइग्रेट हो चुके हैं, वो वोटरों के निकलने से कितना जो है बम्पर वोटिंग वहां पे देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से बंगाल में जिस तरह से पिछला अगर चुनाव का परिणाम देखेंगे तो हम 60 लाख टोटल वोटर में अंतर था हमारा, और टीएमसी में 60 लाख। और जो फर्जी वोटर हमने निकाले हैं, जो हमने मृतक वोटर निकाले 91 लाख, मतलब उधर से व्यवस्था हो गई ना, मैं वही पूछ, व्यवस्था हो गई? नहीं, व्यवस्था नहीं हुई है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा, ये तो ये आरोप लगाएंगे ना कि हमने व्यवस्था कर लिया। अच्छा, लेकिन वो मैं अपना दृष्टिकोण इस तरह से कहूंगा कि हमने जो फर्जी वोटरों के बदौलत
जो फर्जी राशन कार्ड और वोटर आईडी बनवाने की बदौलत पश्चिम बंगाल इतने सालों से चुनाव जीतती आ रही थी, जनता के जनादेश को जो दरकिनार करती आ रही थी, वो इस बार नहीं होने वाला है। एक ट्विटर आया है अभी, आप देख लीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। उसमें वो बहुत बढ़िया से उन्होंने लिखा है कि इस बार का चुनाव किस तरह से हो रहा है, वो अपने आप में दर्शाता है। ठीक है रत्नाकर भाई, एक मिनट, रत्नाकर बाबू एक मिनट हमारी सुन लो, बाकी हमने देखा ट्वीट, वो तो देखा। ये जो एसआईआर में नाम कटे ना, उसका एक गणित में आप तथ्य रख दे रहा हूं, बिना कोई कलर मिलाए, उस पर थोड़ा प्रकाश डालो, फिर बाकी सबसे भी पूछेंगे कि ये संयोग है, प्रयोग है, क्या है, व्यवस्था है या व्यवस्था है, क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जिस इलाकों से ममता बनर्जी के पास 81% सीटें आई, क्या भैया आप भी समझ लो, संजय राणा आपके भी काम आएगा। जिस इलाके से बंगाल के ममता जी की पार्टी को 81% सीटें आई, एसआईआर के टोटल कटिंग वाला जो मामला है नाम काटने का, उसमें से 90% उन्हीं इलाकों में है। क्या बोलो, जय श्री राम, सत्यनारायण स्वामी की जय। ये आंकड़ा है, मैं नहीं कह रहा व्यवस्था है या व्यवस्था है, क्या है आप जानो, आपका काम जाने, चुनाव आयोग जाने, भाजपा जाने, टीएमसी जाने, लेकिन ममता जी जहां से 81% का स्ट्राइक रेट लेकर आती हैं, उन इलाकों में टोटल जो वोट कटे हैं उनका 90% आंकड़ा वहीं से है। रत्नाकर जी, प्रश्न मेरे से है जी जी बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए निश्चित रूप से जिस फर्जी वोटर के बदौलत ममता बनर्जी वहां पे जीतने का जो है कार्यक्रम करती थी, वो आज चुनाव आयोग ने उसको बहुत स्पष्ट रूप से कर दिया है। और जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, निश्चित रूप से लोकतंत्र में इस तरह की प्रक्रिया बिल्कुल पहले भी 8 बार हो चुकी है और अभी 9वीं बार जो होने जा रही है, जो हो रही है 12 राज्यों में, बिहार के बाद 12 राज्यों में जो हो रही है, वो अपने आप में लोकतंत्र को मजबूत करने की एक बहुत ही सबल प्रक्रिया है। और मैं उसी प्रक्रिया के आधार पे मैं आपको कह रहा हूं कि 60 लाख वोट जो अंतर थे और 90 लाख जो वो लोगों का नाम कटा है, वह निश्चित रूप से जो जिसका दुरुपयोग, मैं कहूंगा दुरुपयोग जो किया जाता था, फर्जी जो मरे हुए लोगों के नाम पे भी वोट देने का, रत्नाकर भाई अब चिंता करनी होगी आशीष चतुर्वेदी को। पश्चिम बंगाल का रिजल्ट देख लीजिए, तो फिर आपको अपनी चिंता का दायरा तय करना होगा कि कहां पर दुर्घटना घट सकती है आपके साथ। संजय राणा, ममता बनर्जी का जो कोर एरिया है जहां से उनकी पार्टी को 81% सीटें मिली, उस एरिया में टोटल 91 लाख के कटे हुए नामों में से 90% वहीं से आ गए। क्या इसको क्या समझे, कैसे समझें? और अगर ये सही, अगर ये बात है, तब तो फिर ममता बनर्जी के जीतने का कोई चांस ही नहीं बचता भाई। वहां फिर ये बोलो विधानसभा, इतनी सी तो विधानसभा होती है भाई साहब, लोकसभा तो है नहीं कि 25 लाख वोटर है, 40,000 कट भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां तो वोट ही 1.5 लाख पड़ना, उसमें 40,000 कट गए तो फिर कौन जीते, कैसे जीत सकता आदमी? संजय राणा, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं। 20,000 10,000 वोट। एक और आंकड़ा बता दूं, आप चूंकि उस फील्ड के हो इसलिए, 50 विधानसभा सीटों में जो ममता जी ने जीती, उन 50 विधानसभा सीटों में अगर कह रहा हूं, अगर 1,92,000, कितना, 2 लाख से 8,000 कम, इतना वोट स्विंग हो जाए, यानी स्विंग मतलब टीएमसी से बीजेपी आ जाए, तो बीजेपी सरकार बना लेगी। इतना नेक इन नेक है भाई साहब। फिर ये कैसे कहा जा रहा है कि जहां 90% वोटर जो एलिमिनेट किए गए वो उसी इलाके में है जहां से 81% टीएमसी आती है। संजय राणा, इसको कैसे देखेंगे? अमिताभ साहब, इस केस में थोड़ा सा मेरा व्यू अलग है। जी, जो टोटल वोट कटे हैं, आदमी को समझना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी को भी समझना चाहिए, मथुरा समाज जो है उसके वोट सबसे ज्यादा कटे हैं।
नो डाउट आपने हमारे मित्र ने स्नातक भी सही बोला कि 60 लाख वोटों का डिफरेंस था भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के वोटों में। लेकिन मुस्लिम, देखिए मैं मुस्लिम को मान के चल रहा हूँ क्योंकि ये माना जाता है कि हिंदू वोटर है डिफॉल्ट बीजेपी का, डिफॉल्ट कहा जाता है, ऐसा होता नहीं है। और जो मुस्लिम है डिफॉल्ट टीएमसी का ही कहा जाता है। तो 12.5 लाख वोट जो कटे हैं वो मुस्लिम्स के कटे हैं, और सबसे ज्यादा वोट जो कटे मथुआ समाज के कटे हैं जो हिंदू है कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का है। तो जो हमारे जो इंफॉर्मेशन है सर उस हिसाब से है, जो 90% वहां से कटे हैं, अब वो कहां से आया वो समझ नहीं आ रहा कि कटे कहां से आया ये 90% का कैलकुलेशन। और 1,92,000 जो आप बता रहे हैं कैसे स्विंग हो जाएगा सर? 92,000 क्या 100 वोट को स्विंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आज के जमाने में। 1,92,000 बात है नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे बूथ में देखिए प्रैक्टिकल को मान के चलना चाहिए, बहुत सारे बूथ पे बूथ एजेंट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहता, ऐसा नहीं कि लोग नहीं है, ऐसा नहीं कार्यकर्ता नहीं है, डर का माहौल इतना है कि कोई भी बूथ एजेंट जाने को तैयार नहीं है। जिस तरह से वहां पे अभी भी डर है, आप धमकाए एक मिनट, अभी भी डर है। जब इलेक्शन कमीशन हाइपर मोड में है, जब गृह मंत्री बंगाल में है 15 दिन के लिए, फिर डर क्यों है? देखिए अमिताभ सर, आपको ही पता है कि सिंपल सी बात है, जो इलेक्शन कमीशन हो या गृह मंत्री हो, दो लोग 1 महीने रहेंगे, 1.5 महीने रहेंगे, अधिकारी को पता है 1.5 महीने बाद हमको रिपोर्ट सलाम इसको वो अधिकारी अपने आप उस हुआ से अलाइन होकर अधिकारी से बड़ा जो मैं मौसम वैज्ञानिक है, मैं दुनिया में किसी को नहीं मानता, उसको सब पता होता है कि किसके तरह माहौल बन रहा है, उस हिसाब से काम होता है। आपने देखा होगा गौरव जी का भी कल जो बवाल हुआ था, जो प्रेक्षक थे यूपी कैडर के, वो देखिए उनके उनके विरोधाभास रहा कि वो ठीक से रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं चीजें बड़ी ही दिखाई कुछ और दे रहा है लेकिन हो कुछ और रहा है। हम ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जिला पता इतनी आसान नहीं है। SIR एक अच्छी प्रक्रिया थी, लेकिन उस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का हुआ। वहां के हिंदुओं को जो बांग्लादेश से देख पाए हुए हो, जिस तरह उत्तर प्रदेश में जो वोट कटे थे सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी वोट कटते, क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक, तब ठीक है संजय राणा, तब तो एक बड़ी विचित्र बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके पास अपना इतना विशाल कैडर है, उसके कैडर के लोग क्या मूंगफली खा रहे थे, क्या कर रहे थे? ये लूडो खेल रहे थे। ये तो उनको वो तो 5 साल इलेक्शन मोड में रहती पार्टी। अगर मैं संजय राणा की बात सही मान लूं तो भाजपा कटघरे में खड़ी होती है। आपके वोट कट गए तो फिर आप क्या कर रहे थे? ये प्रश्न तो खैर